हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम चिकित्सा प्राभृत्य अध्याय है, उसके दो इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक स्वभाव परमवाद एंड दूसरा चिकित्सा, इन दोनों को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला स्वभाव परमवाद से। तो यदि स्वभाव परमवाद इसे यदि डिकोड करते हैं तो इसमें तीन वर्ड आते हैं, स्वभाव, उपरम एंड वाद। ओके, स्वभाव मीन्स हुआ नेचर, उपरम मीन्स विनाश और डिस्ट्रक्शन एंड वाद मीन्स थ्योरी। तो सो बेसिकली दिस इज द थ्योरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन। ओके, तो ये थ्योरी क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसका विनाश के पीछे कोई कारण नहीं होता, ये स्वभाव से ही विनाश होता है। भले ही इसके ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति के लिए कोई ना कोई कारण हो, लेकिन इसका विनाश जो है स्वभाव से होगा। इसके लिए कोई रीजन, कोई लॉजिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अपने पर ले, ह्यूमन बीइंग हम लोग, तो हमारे ओरिजिन के पीछे कारण होता है, उत्पत्ति का कारण है, लेकिन विनाश का कोई कारण नहीं, ये कहना चाहता है। तो इसे इसमें समझाते हैं। जैसे कि स्पर्म हो गया एंड ओवम। ओके, तो स्पर्म एंड ओवम, इन दोनों के मिलने से जाइगोट, जाइगोट से देन एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो से फाइनली फीटस बनता है। तो क्या हुआ यहाँ की फीटस के ओरिजिन के पीछे कारण है, उत्पत्ति के पीछे कारण है, लेकिन फाइनली जब इंडिविजुअल एडल्ट होकर डेथ होता है तो उसके विनाश के पीछे कोई कारण नहीं है, डेथ होता ही होता है। ओके, ये बाय नेचर है। ओके, अब जो है कुछ केस में, जैसे कि किसी भी पर्सन को मलेरिया, डेंगू या फिर कुछ भी फैटल डिजीज़ की वजह से भी डेथ होता है, तो वहाँ डिजीज़ आया, लेकिन यदि उस पर्सन को डिजीज़ ना भी हो तो भी उसका डेथ हो ही जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये थ्योरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन की स्वभाव से ही उसका विनाश होता है और विनाश के लिए कोई भी रीज़न, कोई भी लॉजिक नहीं होता है। सो बेसिक थिंग जो स्वभाव परमवाद में बस यही है कि जो उपरम यानी विनाश है वो स्वभाव से ही होता है, उसके पीछे कोई कारण नहीं होता है। भले ही उसकी ओरिजिन के पीछे कारण हो, बट विनाश के पीछे कोई कारण नहीं होता है। इसी के लिए जो है यहाँ पे दो तीन अलग अलग थ्योरी है, अलग अलग लोगों का मत है, वो देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले चक्रपाणी जी ने क्लियर किया है कि स्वभावतः विनाश कारण निरपेक्षातु प्रमो, यानी कि निरपेक्ष कारण है विनाश का, विनाश के पीछे कोई कारण नहीं है, तो उसे स्वभाव परमवाद कहेंगे। अर्थात कारण निरपेक्ष विनाश, यानी कि विनाश के पीछे कोई कारण ना हो, कारण निरपेक्ष हो। ठीक है, ये हो गया स्वभाव परमवाद अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी। नाउ कम टू आचार्य चरक। इन्होंने दो बेसिस दिया, एक दार्शनिक आधार एंड दूसरा आयुर्वेदीय पक्ष है, इसी स्वभाव परमवाद को समझाने के लिए। तो सबसे पहले जो इसका दार्शनिक जो है फिलोसफिकल बैकग्राउंड है वो समझते हैं। तो ये स्वभाव परमवाद को ऐसे समझाया है कि प्रवृत्ति हेतु भावानाम, जो भाव पदार्थ है यानी कि जो उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, उसकी प्रवृत्ति अर्थात उसकी उत्पत्ति या ओरिजिन जो कहें, उसके पीछे कारण होता है, हेतु होता है। ठीक है, कारण होता है। प्रवृत्ति हेतु भावानाम, यानी कि भाव पदार्थ यानी उत्पन्न होने वाले पदार्थ की उत्पत्ति या ओरिजिन के पीछे कारण होता है, बट ना निरोधे अस्ति कारणम, लेकिन यहाँ ना लगा ना, नोट, लेकिन उसके निरोध यानी उसके विनाश में कोई कारण नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड लाइन क्या कहना चाह रहा है? केचित तत्रापि मन्यते हेतु हेतुर्वर्तनम, लेकिन कुछ लोग का यह मानना है कि जो हेतु होते हैं ना, जिसकी वजह से उत्पत्ति है, यदि वो ना हो तो उसी की वजह से नाश हो जाएगा। ठीक है, इसको तब फिर हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आहार लिए, ठीक है, आहार पर जठरग्नि हुआ तो उससे रस धातु बना, देन रस से रक्त धातु बना। ये नॉर्मल धातु पोषण कर्म हम लोग जानते हैं। तो यहाँ जो रस धातु है, इसकी उत्पत्ति के पीछे क्या कारण है? ये आहार। ठीक है, तो पहला लाइन ये कह रहा है कि प्रवृत्ति हेतु भावानम, यानी कि आहार रस का जो उत्पत्ति है, प्रवृत्ति, उसके पीछे कारण क्या है? ये आहार है। लेकिन यदि ये रस धातु का विनाश होगा, निरोध होगा, तो उसके पीछे कोई कारण नहीं होगा। ये फर्स्ट लाइन कहना चाह रहा है। सेकेंड लाइन ये कहना चाह रहा है कि ये जो कारण है ना, जिसकी वजह से आहार रस बना है, यदि इसका अभाव हो जाएगा, यदि आहार ही नहीं हो
तो रस धातु का भी विनाश हो जाएगा। ये कारण है कि इस हेतु का अवशेष ही रस धातु का नाश का कारण है। अब इसके जो है आयुर्वेदीय पक्ष पर आते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेदीय पक्ष में क्या बता रहे हैं कि जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमः देधातवः हेतु साम्यात् समास्तेषाम्। कहने का क्या मतलब है कि जो हेतु है, ठीक है, जो कारण है, उसमें यदि विषमता आ गई तो देह के धातु में भी विषमता हो जाएगी, और यदि उन हेतु में साम्य अवस्था में है तो देह की धातु भी साम्य अवस्था में रहेगी। इसको फिर से उसी आहार वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किए थे, आहार लिए थे। आहार से बना था आहार रस, रस से रक्त धातु, देन रक्त से मांस धातु, नॉर्मल जो धातु पोषण कर्म ये बनता है। ठीक है, तो आहार रस की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण था, जो हेतु है वो आहार है कि हम आहार लिए जिसे रस बना, देन रस से रक्त ये बना। ओके, अब ये कह रहा है कि हेतु साम्यात् समास्तेषाम्, यानी कि ये जो आहार हम ले रहे हैं साम्य अवस्था में रखने का कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा रस धातु एंड रक्त धातु भी साम्य अवस्था में रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा, जैसे हम 6 रस युक्त जो है हम आहार ले रहे हैं, षड रस युक्त आहार ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके वजह से आहार रस भी सही बनेगा, रक्त भी सही बनेगा, दोष को साम्य अवस्था में रखा रहेगा, धातु को साम्य अवस्था में रखा रहेगा। लेकिन यही हम आहार को क्या करेंगे कि विरुद्ध आहार ले रहेंगे, या फिर इसमें कोई एक ही रस हो ऐसे आहार को लेंगे, तो फिर क्या होगा कि ये जो हेतु है ये विषम हो गया ना। ठीक है, तो हेतु यदि विषम लेंगे तो उसकी वजह से जो है जो धातु बना है देह का धातु, रस रक्त आदि धातु, वो भी विषम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पित्तवर्धक आहार ले लेंगे तो रक्त क्या हो गया, उसमें पित्त बढ़ेगा, रक्त पित्त डिजीज हो जाएगा, तो देह की धातु क्या हो गई, यहाँ पे विषम हो गई। तो ये पहला पॉइंट क्या कवर कर रहा है कि श्लोका का इतना पोर्शन ये कवर कर रहा है कि जो धातु का साम्य अवस्था में रखना या धातु का विषम अवस्था में रखना, इन सारे बातों को कहना चाह रहा है। ओवरऑल ये बता रहा है कि ओरिजिन कैसे होगा और एग्जिस्टेंस जो है, इन दोनों के पीछे लॉजिक बता रहा है कि इसके पीछे कारण है कि साम्य अवस्था में रख सकते हैं यदि हम हेतु को साम्य अवस्था में रखें, विषम होगा जब हेतु विषम हो गया। लेकिन जो लास्ट पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि स्वभावो उपरमः सदा, लेकिन जो उपरम होता है, विनाश जो होता है वो स्वभाव से ही होता है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। ठीक है, ये बता दिया कि ओरिजिन हुआ, एग्जिस्टेंस हुआ, इन दोनों के पीछे कारण है, लेकिन जो इसका डिस्ट्रक्शन है उसके पीछे कोई भी कारण नहीं है, अर्थात स्वभाव जो है विनाश जो है स्वभाव से ही होगा। नेक्स्ट जो है स्वभाव परमवाद का जो क्या बेसिस है, कहाँ से लिया गया है, तो वो है क्षणभंगुरवाद। ठीक है, लिया गया है या फिर इसे सिमिलरिटी ऐसा समझे। क्षणभंगुरवाद जो है बेसिकली बौद्ध दर्शन वालों का दिया गया। ठीक है, क्षणभंगुरवाद का जो थ्योरी है वो 3 स्टेप में डिवाइडेड है, उत्पत्ति, स्थिति एंड विनाश, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये कहना चाह रहा है, ये कहता है कि किसी भी चीज़ का जो है ना एक क्षण में उत्पत्ति, अगले क्षण में स्थिति और तीसरे क्षण में विनाश होता है। ठीक है, लेकिन विनाश होने से पहले वो अपने ही समान भाव को पैदा करके विनाश होता है, यानी कि पहला ओरिजिन, सेकेंड स्टेप एग्जिस्टेंस एंड थर्ड स्टेज डिस्ट्रक्शन, बट बिफोर डिस्ट्रक्शन इट प्रोड्यूस सिमिलर थिंग्स। ये कहना चाह रहा है क्षणभंगुरवाद, और इसी से लिया गया है स्वभाव परमवाद। अब इसको कोरिलेट करते हैं। कोरिलेट ऐसे करते हैं कि धातु साम्य कारक और धातु वैषम्य कारक 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, तो वो ऐसे होगा कि जो हेतु होता है, जो कॉजेटिव फैक्टर है, वो 2 तरह का हो सकता है, या तो धातु को बैलेंस इक्विलिब्रियम में रखेगा साम्य अवस्था में, या फिर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देगा, विषम्य की अवस्था में लाएगा। तो वैसा हेतु जो धातु को बैलेंस में रखेगा, तो वो कैसे इन तीनों को फॉलो करेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो साम्य कारक की वजह से साम्य अवस्था लाएगा, पहला स्टेज। सेकंड स्टेज में उसको क्या है उसी स्थिति में रखेगा, एंड थर्ड स्टेज में क्या है कि ये धातु साम्य को उत्पन्न करके खुद नष्ट हो जाएगा वो कारण। सेकंड वही चीज़ है कि ये हेतु जो है वो पॉजिटिव फैक्टर यदि विषमता को लाने वाला है तो पहले स्टेज में धातु को विषम करेगा, सेकेंड स्टेज में उसको उसी फॉर्म में जो है उस एग्जिस्टेंस लाएगा, उसी फॉर्म में रखेगा स्थिति, एंड थर्ड में क्या होगा फिर विषमता या रोग को उत्पन्न करके खुद ब खुद नाश हो जाएगा। तो ये स्वभाव परमवाद, क्षणभंगुरवाद सिमिलर थिंग्स है कि एक क्षण ओरिजिन, सेकेंड एग्जिस्टेंस एंड थर्ड डिस्ट्रैक्शन। ठीक है,
अब इस कॉन्सेप्ट का यूज जो है चिकित्सा करने में कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो उसमें बताया है कि दो चीज़ आया था अभी, एक तो धातु को विषम्य करने वाला और दूसरा धातु को साम्य अवस्था में लाने वाला। जो शरीर की धातु है, रस रक्त है, उसको साम्य अवस्था में लाने वाला। तो जो धातु की विषमता के बाद फाइनली फिर जो है धातु का नाश होता है, जिसके पीछे कोई कारण नहीं होता। तो विषम का तो कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हमको मालूम होगा कि धातु को साम्य करने वाला क्या कारण है, उसका यूज करने लगे तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बस वही करा है कि साम्य अवस्था को लाने वाले कारण को ज़्यादा यूज करना है। उसी को और भी सिंप्लीफाइड करके श्लोका के थ्रू बताया गया है कि त्याग आदि विषम हेतु नाम समानाम च उपसेवनात् विषमा न अनुबंधन्ति जायन्ते धातु सम। यानी कि जो धातु के विषम होने का जो कारण है, ठीक है, जिसकी वजह से रस रक्त आदि धातु में विषमता आती है, जैसे कि रक्त पित्त वाले केस में ही कि हम पित्त को वर्धन करने वाला जो आहार लेते हैं, जिसकी वजह से रक्त विषम होकर के रक्त पित्त होता है, तो उस कारण को छोड़ देना, यानी कि पित्त बढ़ाने वाले कारण को छोड़ दें, और साथ साथ धातु को सम होने में जो कारण है उसका सेवन करना। यानी कि जो शीत वीर्य वाला जो भी रस है, जैसे मधुर तिक्त कसाय रस जो पित्त शामक होता है, उसको सेवन कर ले। तो क्या होगा कि विषम धातु की परंपरा नष्ट हो जाएगी, और विषमता यदि नष्ट हो जाएगा तो धातु साम्य अवस्था में हो जाएगा। और ट्रीटमेंट या चिकित्सा का जो मेन बेसिस यही है, जो आगे अभी श्लोका के थ्रू जानेंगे। तो इसके साथ जो है आज का जो है सेकेंड टॉपिक वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको चिकित्सा का क्या डेफिनेशन है और जो भिषक यानी वैद्य हैं उनका क्या कर्तव्य है वो बताया गया है। ठीक है, ये श्लोका इम्पोर्टेंट है, कोशिश करिए आप याद हो जाए आपको। या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवः समः सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद भिषजाम स्मृतम। क्या कह रहा है, या भी क्रिया भी जायन्ते, वे सारी क्रियाएं, वे सारे कर्म, चाहे पूर्व कर्म हो, प्रधान कर्म हो, पश्चात कर्म हो, या फिर कोई सिंपल सामान्य विशेष थ्योरी का कॉन्सेप्ट हो, कुछ भी, जिनके थ्रू क्या होना चाहिए कि शरीरे धातु समय, जो शरीर की धातु है, रस रक्त मांस मेद या जो भी धातुएं हैं, वो साम्य अवस्था में रहे, तो वो क्या कहलाता है, सा चिकित्सा विकारणम, यानी उस विकार की वो चिकित्सा कहलाती है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि ये शरीर की धातु का साम्य अवस्था का ये लेवल है। तो इसमें क्या होगा कि विषम होगा, या तो बढ़ा हुआ होगा या फिर घटा होगा। तो वो सारा प्रोसेस जिसके थ्रू हम इसको विषम जो वृद्ध हो चुका है उसको कम करना, और जो क्षीण हो चुका है उसको वृद्ध करना, और फाइनली इक्विलिब्रियम स्टेज पे लाना। तो वो सारे प्रोसेस जिसके थ्रू हम इस साम्य अवस्था को लाते हैं धातु को, वो विकार की, वो रोग की चिकित्सा कहलाती है। एंड यही भिषक जो वैद्य हैं उनका कर्तव्य है। कर्म तद भिषजाम स्मृतम, ये कह रहा है। इसके साथ साथ ही चिकित्सा का जो उद्देश्य है, क्या एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, वो भी बताया है कि कथम शरीरे धातु नाम वैषम्यम न भवेदिति समानाम च अनुबंध स्यादित्यर्थे क्रियते क्रिया। ठीक है, ये कह रहा है कि चिकित्सा क्यों करते, इसका क्या एम है, वो ये है कि जो शरीर की जो धातु है ना उसमें विषमता ना आवे। ठीक है, इसीलिए ट्रीटमेंट करते हैं। साथ साथ जो साम्य अवस्था है वो उसका अनुबंध बना रहे, यानी कि साम्य अवस्था मेंटेन रहे। ठीक है, जो अभी डायग्राम से हम लोग समझे कि जो शरीर की धातु की साम्य अवस्था वो मेंटेन रहे, साथ साथ जो विषम है वो ना आवे, इसीलिए चिकित्सा की जाती है। ठीक है, और ये जो साम्य अवस्था और विषमता का जो कॉन्सेप्ट है अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो विषम होने का कारण है उसको हमको त्यागना है, और जो सम होने का कारण है उसको अपनाना है। तो इसी के थ्रू जो है साम्य अवस्था बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग चिकित्सा का एक और डेफिनेशन जो है साथ में कर लेते हैं। या भी क्रिया भी जायन्ते वाला तो डेफिनेशन हो ही गया, साथ साथ जो है चरक सूत्र के चैप्टर 9 में ही खुडाक चतुष्पाद अध्याय जो है उसके 5th श्लोका में ये भी चिकित्सा की परिभाषा के बारे में बताया है, तो उसको भी यहीं कवर कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि चतुर्नाम भिषगादीनाम शस्तानाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साम्य अर्थ चिकित्से इति अभिधीयते। कहने का मतलब ये है कि यदि धातु, जो शरीर की जो धातुएं हैं, यदि वो विकृत हो गई तो उस धातु को साम्य अवस्था में लाने के लिए जो भी प्रवृत्ति की जाती है, किसके द्वारा, तो
जो भिषक आदि जो चिकित्सा के चतुष्पाद होते हैं ना, 4 लिम्स ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें भिषक आ गए, द्रव्य आ गया, देन उपस्थाता एंड रोगी, ये 4 जो होते हैं, इन सभी के द्वारा वे सारी प्रवृत्ति जिससे जो विकृत धातु वापस साम्य अवस्था में आ जाए तो उसी को चिकित्सा कहते हैं। यानी कि विकृत धातु को, विषम धातु को साम्य अवस्था में लाना ही चिकित्सा है। ये भी वही बात कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार विषम को जो है साम्य अवस्था में लाने का बात किया जा रहा है चिकित्सा में। तो इसका इम्पोर्टेंस आप जानते हैं कि इसी 9 चैप्टर में ही एक श्लोका आया था, क्या नाम था उसका, हाँ, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति उच्यते। ठीक है, यानी कि जब विषम अवस्था में होगा धातु तो क्या होगा, विकार होगा, रोग होगा। एंड साम्यम प्रकृति उच्यते, जब साम्य अवस्था में होगा तो प्रकृति होगा, स्वस्थ होगा। ठीक है, इसीलिए विषम अवस्था को खत्म करना एंड साम्य अवस्था को लाना ही चिकित्सा कहलाता है। So in this way, this video is completed and these 2 topic also covered. I hope this video will be helpful for you, and don't forget to comment your suggestions, your feedback, and thanks for watching. Have a good day.